गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग मितुल इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पवन जी। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। आगे हम लोग अब आज देखेंगे, हम लोगों ने टाइप्स देख लिए थे। बेसिकली दो टाइप का इन्फ्लेशन था। एक था हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा था हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके कारण देख लिए थे। मोटे तौर पर देखें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण बेसिकली जो सबसे ज्यादा आने वाला है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही होता है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो मुख्य कारण है, अन्य अन्य कारणों के अलावा जो सबसे ज्यादा कॉमन कारण है वो है मनी सप्लाई बढ़ जाना। तो डिमांड पे इन्फ्लेशन का जो मैंने बताया कि कई कारणों में जो सबसे मुख्य कारण है वो मनी सप्लाई का बढ़ जाना, लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है। तो हम इसको लोगों के पास पैसा बढ़ना नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं मार्केट या इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया। मार्केट या इकोनॉमी में पैसा कैसे बढ़ सकता है, इसके कारण हम लोगों ने देखे थे। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया सरकार ने, ठीक है, या सरकार की तरफ से पैसा मार्केट में आ रहा है, या लोगों की जो इनकम है वो बढ़ गई, या सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा ज्यादा खर्च कर रही है। तो अब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो मार्केट में जब पैसा बढ़ेगा तो लोगों के पास अब ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, और ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए होगा तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और ज्यादा डिमांड करने से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। ठीक है। तो ये जो मार्केट या इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लिक्विडिटी का बढ़ जाना। लिक्विडिटी का बढ़ जाना, इसको हिंदी में बोलेंगे तरलता बढ़ जाना। तो जब भी कोई ये बोले कि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, तो लिक्विडिटी ज्यादा का मतलब हो गया कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई है, मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया है, तरलता बढ़ गई है, ये भी उसका हिंदी में मतलब हो गया। तो अगर हम देखें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और अल्टीमेटली क्या आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। ये रिलेशन क्लियर हो गया ना आप लोगों को। यस जी सर। सर। ठीक। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, और लिक्विडिटी घटने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन घटेगा, है ना। तो अगर जी हमारे सर। पास मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो हमको इसका कारण पता है। तो अगर हमको कारण पता है और हमको इसको कम करना है, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि लिक्विडिटी को हम मार्केट में क्या कर दें, घटा दें, कम कर दें। है ना। लिक्विडिटी घटाने का तरीक मतलब क्या हुआ कि जो पैसा है वो इकोनॉमी या मार्केट में कम कर दिया जाए। जब इकोनॉमी या मार्केट में पैसा कम कर दिया जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, और लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो अब डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करने पे हमारी ये जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब इस, सर एक बार और बता दीजिए एक बार हाँ, इस पॉइंट को। देखिए देखिए लिक्विडिटी का मतलब तो समझ में आ गया ना गौतम जी, यस सर। है ना। लिक्विडिटी का मतलब इकोनॉमी या मार्केट में या लोगों के पास ज्यादा पैसा है, जिससे वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जिससे कि प्राइस बढ़ रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन आया है और हम जानते हैं कि वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो हमको उसके आने का कारण पता है कि लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है। तो अगर हमको उसको कम करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें क्या कम करना पड़ेगा, लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी कम करने का मतलब क्या है, मार्केट या इकोनॉमी में जो एक्स्ट्रा पैसा है उस पैसे को मार्केट या इकोनॉमी से बाहर निकाल लिया जाए। ठीक है। तो जैसे ही यस। मार्केट या इकोनॉमी से एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा निकल जो आ गया है वो निकल जाएगा, लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, तो लोग अब क्या करेंगे, लोग अब डिमांड को कम कर देंगे। और जब लोग डिमांड को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो धीमी धीमे कम होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। यस सर। ये रिलेशन क्लियर है ना। जी सर। यस सर। अब इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। इन उपायों को हम लोग तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी। दूसरा, राजकोषीय नीति में परिवर्तन करके, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फिस्कल पॉलिसी। और तीसरा, प्रशासनिक उपाय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी रिलेटेड मेजर्स, फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली बनाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और राजकोषीय नीति और प्रशासनिक जो उपाय हैं इस पर कंट्रोल है किसका? गवर्नमेंट। ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है, और मौद्रिक नीति में दो प्रकार के उपाय होते हैं। एक होते हैं हमारे पास परिमाणात्मक उपाय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, और दूसरे होते हैं हिंदी में गुणात्मक उपाय, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक, इस पोर्शन पे कंसंट्रेट करते हैं, पहले इसको ऊपर कर दें। तो दो उपाय हमारे पास हो गए, परिमाणात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय, जो किसके पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी को, जिस पर किसका नियंत्रण होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश की केंद्रीय या सेंट्रल बैंक है। आपको पता होगा ना, बैंक दो प्रकार की होती हैं, एक सेंट्रल बैंक होती है और दूसरी कौन सी होती है? कॉमर्शियल बैंक होती है ना? सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक। भारत में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई। अमेरिका की सेंट्रल बैंक कौन सी है? फेडरल बैंक। एफबीआई। एफबीआई। एफबीआई अलग हो गया। एफबीआई तो हमारे पास फेडरल ब्यूरो ऑफ बैंक। इन्वेस्टिगेशन है ना, जी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। हाँ जी। तो आरबीआई के पास दो उपाय हैं, परिमाणात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? सर हाँ बोलिए। इनको सर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा एक आइडिया। परिमाणात्मक उपाय हो गए क्वांटिटेटिव मेजर्स, गुणात्मक उपाय हो गए क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी वाला क्वांटिटेटिव, और एक क्वालिटी वाला क्वालिटेटिव। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी। जी जी सर। आगे बढ़े। जी सर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, इन उपायों को तो हम लोग बाद में देखते हैं, थोड़ा सा रुक के 2 मिनट, फिलहाल इनका असर देख लेते हैं। जो परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, ये पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। ये पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। तो अगर कोई परिमाणात्मक उपाय आरबीआई के द्वारा लिया गया है तो पूरी इकोनॉमी को एक साथ प्रभावित करेगा, जबकि क्वालिटेटिव मेजर जो है ये सेलेक्टिव एरिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जब आरबीआई को लगता है कि हमको पूरी इकोनॉमी में कंट्रोल करना है तो वो परिमाणात्मक उपाय लेता है, और जब वो किसी इकोनॉमी के किसी एक खास सेक्टर या खास सेक्टर्स को कंट्रोल करना चाहता है, वहां पर कुछ परिवर्तन करना चाहता है, तो वो कौन से उपाय लेता है? क्वालिटेटिव मेजर्स या गुणात्मक उपाय, जो सेलेक्टिव एरिया को ही इफेक्ट करता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक है। क्योंकि क्वालिटेटिव मेजर सेलेक्टिव एरिया को ही प्रभावित करता है, पूरी इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करता है, तो इसको हम सेलेक्टिव मेजर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव मेजर्स या चयनात्मक उपाय। ये सेलेक्टेड एरिया को ही प्रभावित करेंगे, गुणात्मक या क्वालिटेटिव मेजर्स। तो दो, क्वांटिटेटिव पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, क्वालिटेटिव सिलेक्टिव एरियाज को प्रभावित करता है। क्योंकि सिलेक्टिव एरियाज को प्रभावित करता है इसलिए सिलेक्टिव मेजर्स या चयनात्मक उपाय इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे पहले
परिमाणात्मक उपायों की। तो यहीं पर हम उन उपायों को लिख लेते हैं। परिमाणात्मक उपायों में वो क्या करता है, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर आती है, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ऑपरेशन। हिंदी में हिंदी में क्या बोलेंगे, खुला बाजार। ठीक है, प्रक्रियाएं। दूसरी है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें बदलाव करके चेंज किया जा सकता है। तो वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं, कैश रिजर्व रेशियो में परिवर्तन करके चेंजेस किया जा सकता है, एसएलआर में परिवर्तन करके, बैंक रेट में परिवर्तन करके, बैंक रेट। रेपो रेट में परिवर्तन रेपो रेट। करके, रिवर्स रेट। रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन करके। अभी बस नाम लिख लीजिए, इन सबको देखते हैं एक एक करके हम लोग। ठीक है, सर वेरिएबल रिजर्व रिक्वायर का इसका हिंदी में क्या हो हाँ, जाएगा सर? वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी को पता है क्या? मैं इसका हिंदी बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, मैं इसका हिंदी बता दूंगा, समझ लीजिए केवल अभी। ठीक है प्रवीणेश जी जी। सर। हाँ सर, हाँ ठीक ठीक सर। हाँ ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया, इनके बस नाम नोट कर लीजिए। अभी हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है और इनमें परिवर्तन का असर क्या पड़ता है और कब इनमें क्या करना पड़ेगा। चयनात्मक या सेलेक्टिव मेजर्स में हमारे पास जो है वो एक है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका मैं हिंदी बता दूंगा अभी जब आगे पढ़ेंगे। फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन, इसको बोलते हैं नैतिक अनुरोध। ठीक है, और लास्ट में है डायरेक्ट एक्शन। ये नोट कर लीजिए, फिर मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सर सेलेक्टिव क्रेडिट क्या लिख रहा है वो पूरा बोल सेलेक्टिव दीजिएगा। क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनात्मक साख नियंत्रण। सर चयनात्मक लास्ट वन लास्ट वाला है डायरेक्ट एक्शन है। डायरेक्ट एक्शन। हाँ जी। सर दूसरा वाला एक बार बोल दीजिए। फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक, इस पे एग्जाम सर में तीसरा एक सेकंड, क्या बोल रही हैं? तीसरा है मोरल सुएजन, MORAL और SUASION, मोरल सुएजन। सर रेपो के नीचे रेपो के नीचे है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। CRR कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो सर रेट, बैंक रेट के नीचे भी सर। रेपो रेट, REPO, रेपो रेट, ओके सर, उसके नीचे सर। रिवर्स रेपो रेट। ओके सर। ठीक है, आगे चले। जी सर। यस सर। तो अब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, यानी कि परिमाणात्मक उपाय। ये पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे। पहला है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहां पर आगे बढ़ने से पहले दो चीजें ध्यान रखें। पहली बात, ये उपाय
कौन कर रहा है? ये उपाय कर रहा है आरबीआई। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। तो पहली बात ये समझ गया कि मॉनेटरी पॉलिसी पर किसका कंट्रोल होता है? आरबीआई। आरबीआई का। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे उपाय किसको कंट्रोल करने के लिए हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है। और इन उपायों का इस्तेमाल करके जो आरबीआई है वो मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगा। इन उपायों के द्वारा वो लिक्विडिटी को बढ़ा सकता है और लिक्विडिटी को घटा सकता है ना? ठीक है। इन उपायों के द्वारा वो क्या कर सकता है? मार्केट की तरलता को बढ़ा सकता है और तरलता को घटा सकता है। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो लिक्विडिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। घटाएगा। और अगर इन्फ्लेशन कम है, डिफ्लेशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा? लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। 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 इतनी बात समझ में आ गई ना अच्छी तरीके से? ठीक। यस सर। तो अब एक सर एक और- बार फिर से रिकॉल कर दीजिए। हाँ, रिपीट। मैं बता रहा हूं कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, मैं पहले ये बता दूं कि जो आरबीआई है वो इन उपायों का इस्तेमाल करके, वो चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, दोनों ही में मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी उपाय हैं उनका इस्तेमाल करके वो मार्केट की तरलता को कम या ज्यादा कर सकता है, यानी कि लिक्विडिटी को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक। और जो इन्फ्लेशन है, खासतौर से डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वो डायरेक्टली रिलेट करता है मार्केट की लिक्विडिटी से। मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है डेविड जी? जी सर। ठीक। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा? लिक्विडिटी को बढ़ाने के उपाय करेगा कि घटाने के उपाय करेगा? घटाने। डेविड जी? जी सर, घटेगा फिर। घटेगा नहीं। इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ानी बढ़ाएगा। चाहिए, घटानी चाहिए? बड़ा। एक गहरी सांस लीजिए पहले तो। ठीक है। और यहां पर मुझे बताइए कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सर सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बोलिए। इन्फ्लेशन अगर मार्केट में ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मार्केट में तरलता यानी कि लिक्विडिटी ज्यादा है या कम है? मार्केट में सर लिक्विडिटी कम है। यानी कि इन्फ्लेशन क्यों आता है? लिक्विडिटी ज्यादा होने पर आता है कि कम होने पर आता है? बोलिए। लिक्विडिटी कम रहेगा तब आएगा। लिक्विडिटी कम रहेगा तब इन्फ्लेशन आएगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। लिक्विडिटी यानी पैसे का, मार्केट का, पैसे, बाजार में पैसे का चलन ज्यादा होना। बाजार में पैसे का चलन ज्यादा होना। तो आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप उसको दबा के रखेंगे कि खर्च करेंगे? खर्च करेंगे। खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी ना। जी सर। आप डिमांड क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है ना? जी। तो लिक्विडिटी कम होने पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि लिक्विडिटी ज्यादा होने पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा? लिक्विडिटी ज्यादा होने पे। यानी कि इन्फ्लेशन ज्यादा कब होगा? फिर से बताइए मुझे, लिक्विडिटी ज्यादा होने पर कि कम होने पर? ज्यादा होने पे। ज्यादा होने पर। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है। तो अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो लिक्विडिटी को कम करना पड़ेगा कि और बढ़ाना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा ना। ठीक है। इसको पकड़ के बैठिए। यानी कि मैंने ये बोला कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आरबीआई लिक्विडिटी को कम करने के उपाय करेगा। सही या गलत डेविड जी? नहीं सर, गलत है। इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों है? मार्केट में इन्फ्लेशन क्यों आ गया? लिक्विडिटी ज्यादा हो गई इसलिए आ गया कि लिक्विडिटी कम हो गई इसलिए आ गया? लिक्विडिटी ज्यादा आ गई है।
तो हमें अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए लिक्विडिटी को और बढ़ाना पड़ चाहिए कि घटाना चाहिए? ज्यादा खाना खाने से पेट खराब हो गया है ना, जी। तो हमें और खाना खाना चाहिए कि खाना कम कर देना चाहिए? कम करना चाहिए। कम करना चाहिए ना। तो इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों हुआ? लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से। जी। तो अब इन्फ्लेशन को कम करना है तो लिक्विडिटी को हम क्या करें, बढ़ाएं या घटाएं? कम करें। कम करें ना। क्लियर ये डेविड जी? जी सर। यानी कि एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए हमें लिक्विडिटी को कम करना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन अगर कम हो गया यानी कि डिफ्लेशन आ गया है तो हमको लिक्विडिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना चाहिए। अब डेविड जी ये बात क्लियर? जी सर। पक्का? पक्का सर। सभी लोगों को क्लियर? जी सर। ठीक। सर वहाँ टर्म में आ गया कंट्रोल को, मतलब कंट्रोल का मतलब अगर जो बढ़ रही है तो घटाना और घट रही है तो बढ़ाना, मतलब एक तरह से कंट्रोल का। हाँ ऐसे बोल सकते हैं सरल भाषा में समझने के लिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब एक चीज यहाँ पर देखिए, आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस में से दो फंक्शंस आप अभी यहाँ पर समझ लीजिए। एक फंक्शन तो होता है कि आरबीआई जो दूसरी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होती हैं जो पब्लिक के साथ डील करती हैं, जो पब्लिक को पैसा लोन देती हैं, पब्लिक का पैसा अपने पास जमा करती हैं। जैसे हमारे पास जिन बैंकों से हम लोग लेन देन करते हैं वो सारी बैंकें कैसी हैं, कॉमर्शियल या व्यावसायिक बैंक हैं, चाहे वो एसबीआई हो गया, चाहे पीएनबी हो गया, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, है ना, ये सब कैसी बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। तो इन कॉमर्शियल बैंकों का वो रेगुलेटर है, नियामक है, इनके लिए वो नियम बनाता है, इनको वो कंट्रोल करता है। ठीक। दूसरी तरफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत सरकार के लिए या गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम भी करता है। ठीक है, वो बैंकर का काम भी करता है, यानी कि सरकार का बैंक कौन है, आरबीआई। 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 ठीक। तो सरकार के लिए जो बैंकिंग काम करेगा वो बैंकिंग काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इन दो फंक्शंस को आरबीआई के आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इन्हीं दो फंक्शन का इस्तेमाल वो यहां पर करेगा। तो पहला हमारे पास जो उपाय है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब हम लोगों ने देखा अभी कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट के या एक तरीके से बोल सकते हैं बैंकिंग एजेंट है। ठीक, और वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब है यहां पर सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी, तो वो क्या करता है, सरकार के बिहाफ पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का काम करता है। ठीक, सरकारी प्रतिभूतियों को यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम करेगा सरकार के बिहाफ पर। अब अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करेगा। यानी कि वो पब्लिक से कहेगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम बेच रहे हैं, इन्हें खरीदो, हम इस पर तुमको अच्छा ब्याज देंगे, हम इस पर तुमको अच्छा रिटर्न देंगे। तो वो पब्लिक को कहेगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदो। तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक अब आके आरबीआई से इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू करेगी। ठीक है, तो जब पब्लिक यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रही है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने पर पब्लिक के पास से पैसा निकल के किसके पास चला जाएगा, आरबीआई आरबीआई के पास चला जाएगा। यानी कि पब्लिक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा था वो एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करवा दिया। इससे पब्लिक के पास अब खर्च करने के लिए पैसा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है,
तो जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा है, इशू कर रहा है, पब्लिक से कह रहा है खरीद लो आके, तो इसका मतलब है कि अब यहां पर मार्केट से लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो पब्लिक के पास पैसा कम हो गया और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे आ जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी कि खरीदेगी, बेचेगी। बेचेगी। तभी तो पैसा पब्लिक के जेब से निकल के आरबीआई की जेब में आएगा ना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर सभी लोगों को? सर ये क्या लाइन लिखी है, पब्लिक से मतलब गवर्नमेंट से बेचना शुरू करेगा, उसके नीचे क्या पब्लिक से? पब्लिक से जो पैसा है वो निकल के आरबीआई के पास आना शुरू हो जाएगा। मैं इसको बोल देता हूं एक बार सरल भाषा में कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करेगा, पब्लिक से कहेगा कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उनसे परचेज करे। तो जब पब्लिक आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी, परचेज करेगी, तो पब्लिक की जेब से पैसा निकल के आरबीआई के पास जाके लॉक हो जाएगा और पब्लिक के पास अब खर्च करने के लिए पैसा कम रहेगा, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी और मार्केट में लिक्विडिटी कम होने से डिमांड में कमी आएगी और डिमांड में कमी आने से इन्फ्लेशन भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्लियर? सर ये प्रतिभूतियां क्या होती हैं? प्रतिभूतियां बेसिकली एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे आप इसको सिंपल से एग्जांपल समझे, जैसे आप डाकघर से किसान विकास पत्र खरीदते थे, इंदिरा विकास पत्र खरीदते थे, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। सर जैसे एनएससी हो गई वो भी यही है? बिल्कुल, एनएससी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ठीक है सर, ये महारत्न कंपनियां नहीं है? क्या बोल रहे हैं? महारत्न कंपनी जैसे लाल किला बेच दिया गवर्नमेंट, ये सभी के आते हैं क्या? सिक्योरिटीज अलग चीज हो गई। ठीक है, लाल किला बेचना एक अलग बात होती है, वो तो आपका एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन या ठेका देना हो गया ना। यहाँ पर सरकार, इसको सरल भाषा में ऐसे बोले, सरकार करे किसान विकास पत्र खरीदो, बहुत अच्छा तुमको रिटर्न देंगे इसमें, तो लोग किसान विकास पत्र खरीदना शुरू कर दिए। तो किसान विकास पत्र खरीदना शुरू कर रहे हैं तो सरकार के पास पैसा पब्लिक से निकल के आने लगा उसके पास, तो पब्लिक के पास पैसा कम हो गया। ठीक है जी सर। तो सर ये तो चॉइस पर है ना, मतलब नहीं खरीद रही तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो पब्लिक की चॉइस पर है। हाँ, तो ये तो उसके पास एक ऑप्शन है, उसको जो तरीका सही लगता है वो तरीका वो अपनाता है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में ये भी वो कर सकता है, ये उसके पास एक ऑप्शन है। हम लोग सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, अब उसमें से कौन सा उस समय अपनाना सही है ये आरबीआई डिसाइड करके उसको एग्जीक्यूट करता है, वहां पर उसको अप्लाई करता है वहां पर। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो यानी कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा या पब्लिक को इशू करेगा। ठीक, वहीं अगर इन्फ्लेशन कम है, डिफ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है इसका मतलब क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी या मार्केट में तरलता कम है। तो अब क्या करना चाहिए, डिफ्लेशन को रोकना है, इन्फ्लेशन जो लिमिट है उससे नीचे चला गया है उसको बढ़ाना है। तो अब आरबीआई, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाना है या डिफ्लेशन को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू करेगा, या इसको बोलें कि वो पब्लिक से कहेगा कि भाई जिन जिन लोगों की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे पास हैं या जिन जिन लोगों ने हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले खरीदी हैं वो अब आके अपने पैसे हमसे वापस ले जाएं, है ना, रिडीम करना शुरू कर देगा, उनके पैसे वापस करना शुरू कर देगा और कहेगा कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमको वापस कर दो, आकर अपना पैसा ले जाओ। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस करना शुरू करेंगे और अपना पैसा वापस लेके जाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। पब्लिक के पास उसका पैसा वापस आ गया और अब क्योंकि पब्लिक के पास पैसा वापस आ गया तो पब्लिक क्या कर देगी, अब डिमांड को इंक्रीज बढ़ा देगी। कर देगी। इससे डिफ्लेशन कम होगा या इन्फ्लेशन
बढ़ेगा। क्लियर? यस सर। यानी कि हम सरल जी सर। शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी, और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन कम है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस लेगी। क्लियर? ठीक है, सर इस ज्यादा क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। ठीक, तो ये था हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो खुद ही मार्केट में आके सिक्योरिटी तो खरीदना बेचना शुरू कर देगी। इसके अलावा हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, जो अगला उसके पास तरीका है आरबीआई के पास, वो है कैश रिजर्व रेशियो में परिवर्तन करके। कैश रिजर्व रेशियो में परिवर्तन करके जो ये रिजर्व, सीआरआर जो लिखा था वही है ये? हाँ, सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। यस। ठीक, अब जैसा हम लोगों ने देखा था, जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो आरबीआई है वो रेगुलेटर है किसका? व्यावसायिक बैंकों का, बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स का रेगुलेटर है। उनके लिए नियम बनाता है, नीति बनाता है, उनको कंट्रोल करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई ने नियम बनाया है कि हर कॉमर्शियल बैंक को उसके पास पब्लिक का जितना भी पैसा जमा होगा उस पैसे का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास पब्लिक पैसा जमा करती है, जमा करती है कि नहीं जमा करती है? जी। सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करती है, करंट बैंक अकाउंट में जमा करती है, फिक्स डिपॉजिट करती है, रिकरिंग डिपॉजिट करती है, और ये सब पैसा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास आता है। तो आरबीआई ये कहता है कि भाई ये जितना भी पैसा आपके पास आया है इसका एक फिक्स्ड परसेंटेज हम डिसाइड करेंगे, उतना पैसा आपको हमारे पास जमा करके रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा कुल अमाउंट का, कुल धन का वह प्रतिशत भाग जो उन कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करके रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर? एक बार और बोल दीजिए। हाँ, वाणिज्यिक बैंकों या कॉमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा होता है, जितना भी पैसा जमा उनके पास हुआ है, उसका वो परसेंटेज, उसका वो प्रतिशत या उसका वो भाग जो उन कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करके रखना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी बैंक के पास, हम मान लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल जमा अमाउंट है फॉर एग्जांपल 5 लाख करोड़, अज्यूम्ड फिगर है 5 लाख करोड़ या 50 लाख करोड़, समझने के लिए मान लेते हैं 50 लाख करोड़ है। आरबीआई ने कहा है कि भाई जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 10% है, तो इस 50 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया को जमा करके रखने पड़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। जी सर। अगर वो आरबीआई सीआरआर को 20% कर देता है बढ़ा के, तो अब कितना जमा करना पड़ेगा? 10 लाख करोड़ जमा करने पड़ेंगे। अगर वो उसको घटा के 5% कर देता है तो कितना जमा करना पड़ेगा? 2.5 लाख करोड़ जमा करने पड़ेंगे, है ना? ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? तो यस सर। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कि अगर बैंक ऑफ इंडिया के पास 50 लाख करोड़ रुपए जमा है, तो बैंकों का काम क्या होता है? बैंकों का काम होता है कि बेसिकली
बैंक क्या होती है, जनता से उसका पैसा जमा करवाती है और वो पैसा एक्सेप्ट फिर, डिपॉजिट। हाँ, और वो पैसा फिर क्या करती है, वो पैसा लोन के रूप में उन लोगों को देती है जिन लोगों को पैसे की जरूरत है। किसी को कार खरीदनी है, किसी को मकान बनवाना है, किसी को शादी करनी है, किसी को पर्सनल लोन के रूप में चाहिए, किसी को किस्तों में कोई मोबाइल खरीदना है, किसी को फैक्ट्री लगानी है, तो वो क्या करती है, यही पैसा जो पब्लिक का उसके पास आया है वो पैसा ही वो लोन के रूप में पब्लिक को बांटती है। यही तो होता है। और फिर यहाँ जी पर सर। इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस इनका प्रॉफिट होता है एक तरीके से, कि आपका पैसा जमा करवाया, आपको 5% ब्याज दिया और वही पैसा लोन के रूप में किसी को दे दिया, उससे 12% ब्याज दे रही है। तो ये जो 7% का डिफरेंस है यही इसका क्या हो गया, बेनिफिट, लाभ हो गया। ठीक। अच्छा, अब अगर हम ये मान लेते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो 0 है, तो बैंक के पास 50 लाख करोड़ रुपए आए हैं, वो इस पूरे 50 लाख करोड़ रुपए लोन के रूप में दे सकती है कि नहीं दे सकती है ना? जी सर। दे सकती है। तो अब एक तरीके से हम देखें तो मार्केट में लिक्विडिटी के लिए कितना पैसा मौजूद है? 50 लाख। 50 लाख करोड़ रुपए 50 लाख मौजूद है। करोड़। तो अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो 10% कर देती है तो इस 50 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ रुपए अब आरबीआई के पास जमा होंगे। तो अब कितने बचेंगे बैंक के पास लोन में देने के लिए? 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़, है ना? तो यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाने से बैंक के पास लोन के रूप में देने के लिए जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जी और सर। अगर सीआरआर को कम कर देंगे तो बैंक के पास लोन के रूप में देने के लिए जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। जैसे सीआरआर को 5% कर दिया तो अब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे और बैंक के पास कितना पैसा अवेलेबल है लोन के लिए, 47.5 लाख करोड़, यस। है ना? तो सीआरआर का सीधा संबंध किसके साथ हो गया, लिक्विडिटी के साथ हो गया। अगर सीआरआर बढ़ा देंगे तो बैंक के पास लोन के रूप में देने के लिए जो पैसा है वो कम हो जाएगा, जिससे कि मार्केट की लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर सीआरआर घटा देंगे तो बैंक के पास लोन के रूप में देने के लिए पैसे की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी लिक्विडिटी के खेल पर कौन डिपेंडेंट है, इन्फ्लेशन, है ना? तो अब मुझे जी ये सर। बता दीजिए कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हाई है और इसे कम करना है इन्फ्लेशन को, तो सीआरआर को आरबीआई को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। यानी कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सीआरआर को बढ़ाना चाहिए, मतलब सीआरआर को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन घटेगा। कम होगा। और सीआरआर को घटाएंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, है ना? समझ में आ गई बात ये? जी सर। अच्छा, फिर ये कंपलसरी रहता है सीआरआर, मतलब आरबीआई के पास जमा करना ही पड़ेगा अगर वो कंपलसरी है, कहते हैं। हाँ बिल्कुल कंपलसरी है। पर सीआरआर का एक फिक्स रहता है कि मैक्सिमम मिनिमम सीआरआर को आरबीआई 4 चेंज के करता आसपास रहता है रहता है समय लगभग। का, हाँ 4% से 6% के बीच में है, बाकी कोई नियम कायदा नहीं है। आरबीआई बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे है। लेकिन सीआरआर में थोड़ा सा भी चेंज ना मार्केट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस इसमें होते हैं, डेसिमल्स में चेंजेस करती है आरबीआई। जी सर। ठीक है, हमको लगता है, लेकिन आरबीआई थोड़ा सा अगर 0.5% का भी चेंज करेगी तो मार्केट में बहुत बड़ा चेंज आता है लिक्विडिटी में। 0.25 0.5 करती है। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए आपने देखा होगा सीआरआर 0.25% से बढ़ाया, 0.5% से कम किया, इनको हम लोग बोलते हैं बेस पॉइंट। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे आरबीआई तब देखेंगे उसको। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे ये आरबीआई को बैंकों का राजा कहा जाता है, तो ये एक बैंक के लिए लागू होगा या पूरी बैंकों के लिए? सभी के लिए लागू होगा, पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए लागू होगा। अगर आरबीआई जी सर। सीआरआर बढ़ाएगा तो वो जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है सबके लिए बढ़ेगा, है ना? तभी तो हम लोगों ने देखा था ना कि ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करेंगे। शेड्यूल बैंक क्या होती है फिर? शेड
शेड्यूल बैंक देखिए, शेड्यूल बैंक हमारे पास आरबीआई एक्ट में एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जिन बैंकों के नाम लिखे हुए हैं वो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। शायद शायद ये शेड्यूल सर 2 में आरबीआई से लोन ले सकती है शेड्यूल बैंक ना सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ बस ये आरबीआई से जो लोन ले, जैसे एनबीएफसी बैंक है हाँ तो ये लोन नहीं ले सकती, लेकिन शेड्यूल बैंक के अगर अंतर्गत आ गई तो उनको लोन ले सकती हैं, बस हाँ इतना छूट है सर। हाँ, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को शेड्यूल बैंक क्या होती है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती है, इतना ध्यान रखिए कि आरबीआई एक्ट में एक शेड्यूल है, उसमें जिन बैंकों के नाम है उनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जिनके नाम नहीं है उनको नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं। होती दोनों ही कॉमर्शियल बैंक हैं। इनका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा रुक के जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। जी सर। ठीक है, सर ठीक है? व्यावसायिक और वाणिज्यिक बैंक में तो कोई अंतर नहीं है एक ही बैंक, एक ही मतलब है वो ना? वो एक ही है। सर ये कमर्शियल बैंक है। हाँ, कॉमर्शियल हेलो। बैंक को व्यवसायिक और वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। जी सर, कोऑपरेटिव बैंक में नहीं आएगा ये सब। ये सब उसी कैटेगरी में आ गए, जो भी बैंक पब्लिक से डीलिंग कर रही है वो सब कॉमर्शियल है। जी सर, ओके सर। ठीक है, जिन बैंक में नाम अलग पब्लिक अलग। पैसा जमा कर रही है, निकाल रही है, वो सब कॉमर्शियल बैंक है। ओके सर, वो थैंक किसी यू भी सर। तरीके से कमर्शियल की कोऑपरेटिव? कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव को भी गोली मारी है, कोऑपरेटिव से हमको भी मतलब नहीं। अभी हम केवल दो नाम सुनेंगे, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक बस। ठीक, ओके सर। हाँ जी। अच्छा, आगे चलें। तो सीआरआर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सीआरआर के कम ज्यादा करने से क्या होगा, या इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सीआरआर में क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए सीआरआर में क्या करना पड़ेगा, वो सब क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सर। यस सर। अच्छा, मुझे बताइए, थोड़ा सा चेंज करते हैं आपने पर्सपेक्टिव को। ये बताइए, डिफ्लेशन तो आप लोग जानते हैं ना, जी सर। है ना? इन्फ्लेशन का उल्टा जी। डिफ्लेशन होता है ना? जी। तो अगर डिफ्लेशन को कम करना है तो सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो। अब आते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एसएलआर। ठीक, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी सीआरआर की तरह होता है। अच्छा, सीआरआर का रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई आरबीआई। डिसाइड करती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी एक परसेंटेज होता है जो आरबीआई डिसाइड करती है। यहां पर भी जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि जो परसेंटेज डिसाइड किया है आरबीआई के द्वारा, उसके बराबर पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो में भी तो पैसे को इन्वेस्ट करके रखा गया था ना कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, बस वो इन्वेस्ट कहां पर किया गया था, आरबीआई के पास इन्वेस्ट किया गया था, है ना? क्यों, सही है ना ये बात? ठीक है। एसएलआर में सर अभी सर गोल्ड के रूप में रखा जाता है क्या? हाँ, अभी बताते हैं। एसएलआर में क्या होता है, एसएलआर में भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर में अंतर यह होता है कि कैश रिजर्व रेशियो में वो पैसा नगद जमा किया जाएगा आरबीआई के पास, लेकिन एसएलआर में पैसा आरबीआई के पास जमा नहीं किया जाएगा, बल्कि वो संबंधित कॉमर्शियल बैंक उस पैसे को अपने पास ही लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखेगी।
यानी कि ये पैसा लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा और ये पैसा इन्वेस्ट होके वो जो लिक्विड एसेट्स होंगे वो किसके पास रहेंगे? बैंक के पास ही रहेंगे। लेकिन पैसा लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट होके लॉक तो हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल एसएलआर अगर 10% डिसाइड किया गया है तो 50 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ रुपए कॉमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करके अपने पास रखने होंगे जिसमें वो फेरबदल नहीं कर सकता। तो यहां पर भी अब उसके पास जो लोन देने के लिए अवेलेबल पैसा है वो 50 लाख करोड़ से घट के कितना हो गया? 45 लाख करोड़, है ना। सर ये लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना क्या है? लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स, एसेट्स मतलब होता है सरल भाषा में संपत्ति। लिक्विड एसेट का मतलब होता है ऐसे एसेट जिनको जब चाहे तब बेचकर पैसे को वसूल किया जा सके, साथ ही साथ यहां पर उनको बेचने पे कोई नुकसान ना हो। यानी कि अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है 5 लाख रुपए का, तो वो लिक्विड एसेट तब कहलाएगा जब उसको हम जब चाहे तुरंत उसको डिस्पोज कर सकें और डिस्पोज करके हमको 5 लाख रुपए तुरंत मिल जाए, वो एसेट लिक्विड एसेट कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। यस सर। जनरली यहाँ Yes, पर जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, जहां पर जो सिक्योरिटी होती है वो ज्यादा होती है, पैसे के डूबने के या घटने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इनको हम बोलते हैं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, यानी कि रिस्क लेस सिक्योरिटीज में पैसा जमा किया जाता है। क्लियर? ठीक है। जी सर। लिक्विड एसेट का मतलब यही है सिंपल सा कि पैसा जब चाहे तब हम वसूल लें। ऐसा ना हो कि हमने सोचा अब हम उसके लिए खरीदार ढूंढ रहे हैं और वो मिल रहा है, कहता हम 10% डिस्काउंट पे लेंगे, तो फिर वो लिक्विड एसेट नहीं है। जब चाहे तब उसको हम बेच के पैसा ला सकें, वो एसेट लिक्विड एसेट कहलाता है। ठीक, क्लियर। तो यहां पर भी क्या करना है? पैसे को इन्वेस्ट करना है। बस अंतर ये है कि सीआरआर में वो अमाउंट हमको आरबीआई के पास जमा करके रखना होता था और एसएलआर में वो पैसा कॉमर्शियल बैंक खुद अपने पास लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखेगी। ठीक है, लेकिन असर दोनों का सेम है। सीआरआर में भी हमारे पास अब डिस्पोजेबल जो अमाउंट है जिसको हम लोन के रूप में दे सकते थे वो कम हो जाता है सीआरआर के बढ़ने पर। एसएलआर के बढ़ने पर भी वही होगा और जो सीआरआर के घटने पर होता था वही एसएलआर के घटने पे होगा। और दोनों का जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ेगा वो सेम पड़ेगा। यानी कि अगर इन्फ्लेशन को कम करना है या डिफ्लेशन को बढ़ाना है तो एसएलआर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा सर। पर घटाना पड़ेगा, तभी तो पैसा मार्केट मतलब मार्केट में आएगा। कम करना है इन्फ्लेशन को सर, कम बढ़ाना करना है तो बढ़ाना घटाना पड़ेगा। पड़ेगा। इन्फ्लेशन को बढ़ाना कम पड़ेगा। कर इन्फ्लेशन को कम करना है। इन्फ्लेशन कब कम होगा? जब लिक्विडिटी कम होगी, यस सर, सर जब बढ़ेगा एससीआर बढ़ेगा। है ना। जब लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम कब होगी? जब एसएलआर बढ़ेगा। एसएलआर के बढ़ने से क्या होगा? बैंकों के पास लोन के रूप में देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, तो कम हो बैंक का जाएगा। पैसा लोन के रूप में कम बांटेगी जिससे कि लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आई बात? कंफ्यूजन? नो सर। सबको सर ये क्लियर? कंपल्सन होता है बैंक के लिए? कंपल्सन नहीं होता है ये। मतलब क्या कंपल्सन की बात पूछ रही है? मतलब सर सीआरआर तो लेना ही पड़ता होगा बैंक और आरबीआई का जो होता है सर, हाँ, और एसएलआर के लिए भी सर कंपल्सन होता है कि हाँ बैंक को ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बिल्कुल लिक्विड एसेट्स बिल्कुल में। बिल्कुल आरबीआई की बात उसको माननी ही पड़ेगी। ओके सर, मतलब दोनों ही करना पड़ता है। दोनों ही करना पड़ेगा। एसएलआर आरबीआई ने जितना डिसाइड किया है उतना उसको मेंटेन करना ही करना है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि आरबीआई क्या है? रेगुलेटर है, उसकी बात Yes, sir. माननी मजबूरी है उनको। और ऐसे ही अगर इन्फ्लेशन को
बढ़ाना है या इसका डिफ्लेशन को कम करना है, तो एसएलआर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। सबको क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक। यस सर। तो हम लोगों ने ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लिया, सीआरआर देख लिया। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर को क्या करना पड़ेगा, यानी कि सीआरआर और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का रिलेशन क्या होता है वो देख लिया। ऐसे ही एसएलआर का भी देख लिया। जो असर एसएलआर सीआरआर का होता है वही एसएलआर का होता है, बस दोनों में अंतर ये होता है कि सीआरआर में पैसा आरबीआई के पास जमा करना होता है, एसएलआर में जो बैंक होगी वो अपने पास ही लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखेगी। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं किसी भी पॉइंट में? नो सर। ठीक है, नंदिनी जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, डेविड जी आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अगला है हमारा बैंक रेट। किसी को पता है बैंक रेट क्या होता है? जिस पर बैंक सर हमें ब्याज देती है अपना पैसा रखने पे। ठीक है, और कोई? कॉमर्शियल सर आरबीआई जब बैंकों को लोन देती है उसको बोलते हैं क्या सर? देखिए सर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन हाँ। देती है उसके लिए जो इंटरेस्ट लेती है वो बैंक रेट होती है। स्मॉल टर्म के लिए जो देती है वो रेपो रेट होती है। हाँ बिल्कुल ठीक। आरबीआई जो है ये हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। ठीक। कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से डील करती है। कॉमर्शियल बैंक पैसा किसके पास, पब्लिक किसके पास पैसा जमा करती? कॉमर्शियल बैंक के पास। पब्लिक किससे लोन लेगी? कॉमर्शियल बैंक से लोन लेगी, है ना? यानी कि ये पब्लिक की बैंक है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक किसके पास पैसा जमा कर रही है? सीआरआर किसके पास रख रही है जाके? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत कभी पड़ती है तो वो किससे लेती है जाके? आरबीआई। आरबीआई से। आरबीआई से। तो आरबीआई को इसीलिए बोलते हैं बैंक्स बैंक, है ना? यानी कि या बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक आरबीआई को बोलते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती है एज अ लोन। ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार या लोन के रूप में देता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। ठीक। तो आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार या लोन के रूप में देगा उसको क्या बोलेंगे? बैंक रेट। कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को जो देता है उसको बैंक रेट यहां पर नहीं बोलते। आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर पैसा दिया जाता है उसको बैंक रेट बोला जाता है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक। अब फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करिए कि एक बैंक है, एक कॉमर्शियल बैंक है, ये पब्लिक को लोन देगी और ये कॉमर्शियल बैंक पैसा कहां से लेके आ रही है? आरबीआई से लेके आ रही है। आरबीआई इसको पैसा दे रहा है और इस पर ब्याज ले रहा है फॉर एग्जांपल 6%, यानी कि बैंक रेट कितना है? 6% है। 6%। तो कॉमर्शियल बैंक अब 6% से ज्यादा यहां पर ब्याज लेगी ना, है ना? यस सर। ठीक। यस सर। तो आप भाई जितना समझने के लिए हम लोग बात करें, जितने पर कॉमर्शियल बैंक को पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा पर ही तो वो आगे लोन देगी, तभी तो इसका फायदा है समझने के लिए, है ना? ठीक है। अगर आरबीआई जो है इस रेट को 6% से बढ़ाकर 8% कर देगी तो कॉमर्शियल बैंक भी तो अब इस रेट को बढ़ा देगी लोन जिस पर दे रही है वो। बिल्कुल। जी सर। तो अगर ये पहले 10% पर लोन देती थी तो अब किस पर देगी? 12% पर लोन देगी। और अगर आरबीआई इसको 6% घटाकर 4% कर लेगी तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या कर देगी? अपने रेट को घटा देगी। घटा देगी।
यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आरबीआई जो है वो बैंक रेट को अगर बढ़ाता है तो जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिए जाने वाला लोन है, दिया जाने वाला लोन है, उस पर भी ब्याज क्या होगा, बढ़ेगा। लाइन फिर से और बोल दीजिए अगर प्लीज। अगर 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 आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाएगा तो कॉमर्शियल बैंक भी अब पब्लिक को ज्यादा रेट पर लोन देंगी, है ना रुचि जी? जी सर। ठीक। और अगर आरबीआई बैंक रेट को घटाएगा तो अब कॉमर्शियल बैंक से पब्लिक को जो लोन दिया जा रहा है वो भी सस्ता होगा, जी सर। है ना? तो अब एक चीज देखिए, अगर अब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है तो बैंक रेट को बढ़ाने से पब्लिक को जो लोन मिल रहा है वो लोन महंगा हो गया। जब वो लोन महंगा हो गया तो लोन के महंगे होने पर, ब्याज दर बढ़ने पर पब्लिक अब लोन ज्यादा लेने की तरफ आकर्षित होगी कि कम लेने की तरफ जाएगी? कम लेगी कम लेगी। जी और अगर पब्लिक लोन कम लेगी तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। यानी कि लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। कम हो जाएगा। यानी कि अगर हमको इन्फ्लेशन कम करना है तो बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा ना। और जी ऐसे सर। ही अगर जो बैंक रेट है उसको आरबीआई कम कर देता है तो आरबीआई के द्वारा बैंक रेट कम होने से अब कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है वो सस्ता हो जाएगा। पहले जो लोन, होम लोन आपको फॉर एग्जाम्पल 12% पे मिलता था, अब वो कितने पर देगी, 6% पर देगी। तो अब लोग जो है वो होम लोन ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे? ज्यादा लेंगे। ज्यादा लेंगे। यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी लिक्विडिटी तो अब डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि, है ना, समझ में आ गई बात? जी सर। यानी कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। है ना। हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमको इन्फ्लेशन कम करना है या डिफ्लेशन बढ़ाना है तो हमें बैंक रेट बढ़ाना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ाना है या डिफ्लेशन कम करना है तो बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर? यस सर। यस सर। यही Yes, sir. सेम सिचुएशन होती है रेपो रेट पे। रेपो रेट में भी सेम होता है। यानी कि यहां पर हम यहीं पर अगर लिख लें तो सेम रेपो रेट भी बढ़ेगा और रेपो रेट यहां पर घटेगा, क्योंकि रेपो रेट और बैंक रेट एक ही है, आप समझ चलिए। अंतर यह होता है कि जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए पैसा देती है तो उस पर जो ब्याज चार्ज किया जाता है उसको बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। और जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कम समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही पैसा उधार देती है तो वहां पर जो ब्याज चार्ज करती है उस ब्याज को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको ये? यस सर। यस सर। तो रेपो रेट कुछ और नहीं है, कम समय के लिए दिए गए लोन पर लगने वाला जो बैंक रेट है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो उन दोनों का जो इम्प्लीकेशन होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि है तो एक ही चीज, बस समय सीमा के आधार पर नाम बदल गया। लंबे समय के लिए तो बैंक रेट और कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए तो रेपो रेट। क्लियर? जी सर। यहां तक की सारी बातें क्लियर? सर बैंक रेट मिनिमम कितने दिन के लिए होती है? बैंक रेट के लिए मिनिमम नहीं है, रेपो रेट के लिए मिनिमम है। रेपो रेट के लिए मैक्सिमम है 15 दिन।
सर 15 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ, 15 दिन से ऊपर नहीं, कुछ घंटों से लेके 15 दिन तक रेपो रेट। यस। ठीक है। सर यदि बैंक रेट घटेगा और हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लिक्विडिटी क्या होगी? बैंक रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन, बैंक रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बैंक रेट घटेगा तो लोन सस्ता होगा, है ना डेविड जी? जी सर। और लोन सस्ता होगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोग लोन ज्यादा लेंगे तो तरलता बढ़ेगी मार्केट में, और मार्केट में तरलता बढ़ने से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक। सर रेपो रेट के लिए समय सीमा आपने क्या बताई? रेपो रेट के लिए जो है वो मैक्सिमम 15 दिन होता है। मैक्सिमम 15 दिन। हाँ जी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली 15 दिन होता है। ठीक है डेविड जी, क्लियर? आगे चले। जी सर। ठीक। आखिरी चीज यहां पर बचती है रिवर्स रेपो रेट। सर एक क्वेरी थी सर। हाँ जी। सर ये जो रेपो रेट अगर 15 दिन के लिए होता है तो सर जब रेपो रेट चेंज तो फिर जो होम लोन्स वगैरह होते हैं तो वो लंबे समय के लिए होते हैं, हम्म। तो सर फिर रेपो रेट से होम लोन्स वगैरह कैसे फ्लक्चुएट करते हैं? देखिए बेसिकली क्या है ना कि ये 15 दिन के लिए होते हैं, लेकिन रेपो रेट का जो अमाउंट है वो ये नहीं कि बैंक ने 15 दिन के लिए एक ही बार लिया, वो लगातार ऊपर नीचे होता रहता है ना। बैंक का यस सर। आरबीआई के साथ तो रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है। यस सर। तो रेपो रेट एक लोन पर 15 दिन के लिए, लेकिन बैंक तो लगातार लेती और देती रहती है ना, तो वो तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ ही गया उसका ना, यस सर। है ना? ठीक है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। रिवर्स रेपो रेट कोई बताएगा क्या होता है? सर आरबीआई उधार लेती है। हाँ, आरबीआई के पास रुपए जमा करती हैं। हाँ, जैसे रेपो रेट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती हैं, उसमें आरबीआई जो अमाउंट जो जो ब्याज चार्ज करता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, कम समय के लिए। इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक से पैसा उधार ले लेता है। अब कमर्शियल बैंक से जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा ले, जी सर। यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में मैंने बताया कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है, तो अब जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को ब्याज देगा, है ना? ठीक है, जी सर। आरबीआई कमर्शियल बैंक को ब्याज देगा। तो यहां पर रेपो रेट का क्या हो गया? उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। वहां पर कमर्शियल बैंक को ब्याज देना पड़ रहा था, यहाँ पर कमर्शियल बैंक को ब्याज मिल रहा है, तो ये उल्टा हो गया। तो इसका प्रभाव भी क्या होगा? उल्टा। उल्टा होगा। तो जहां पहले इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा था, वहीं रिवर्स रेपो रेट को क्या किया जाएगा? कम किया जाए। कम किया जाएगा। ठीक उल्टा प्रभाव होगा। और इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए बैंक रेट और रेपो रेट को कम किया जा रहा था, और वहीं रिवर्स रेपो रेट को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका इनवर्स सर बस आरबीआई में मतलब रेपो रेट ही होता है, मतलब बैंक रेट नहीं होता मतलब? ये सब आरबीआई में तो है, बैंक रेट भी नहीं आरबीआई नहीं का सर, है। नहीं सर, मतलब रिवर्स रेपो रेट ही होता है, मतलब रिवर्स हाँ, रिवर्स बैंक रेपो रेट रेट भी ही मतलब होता लंबे समय के लिए। है, रिवर्स बैंक रेट नहीं होता, रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके क्या थे? ये आपके थे क्वांटिटेटिव मेजर्स, यानी कि परिमाणात्मक उपाय, जिसमें हम लोगों ने देखे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन को अगर कम करना है तो जो आरबीआई होगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी?
बेचेगी। बेचेगी। हाँ, और इन्फ्लेशन को बढ़ाना है तो रिवर्स जो बैंक रेट है, जो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी, वापस दे लेगी, इससे पब्लिक के पास पैसा चला जाएगा। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो को और एसएलआर को बढ़ाया जाएगा, और इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर को घटाया जाएगा। ये क्लियर? ठीक है। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसको एक जगह समराइज कर दीजिएगा इम्पैक्ट के रूप में। मैं शीट दे दूंगा कल आप लोगों को इसकी, ठीक है? उसमें सर हाँ जी सर रिवर्स रेपो रेट को थोड़ा एक हम जैसे आरबीआई ये तो ये बैंकों से रुपए लेगी या बैंक स्वयं जमा करेंगे? यहाँ पर आरबीआई जो है वो बैंकों से रुपए मांगती है, लेगी वो। अच्छा अच्छा, मांगती है। सीआरआर और एसएलआर की तरह कोई वैसा वाला वो नहीं है, यहाँ पर वो जमा करने के लिए बोलती है, क्योंकि ये बैंकर्स बैंक है ना। जी जी सर। कैश रिजर्व रेशियो में इंटरेस्ट नहीं देती है। हाँ, उसमें नहीं देती, वो तो कंपल्शन है ना, इसलिए। ठीक है, तो इसमें से सर ये देगी ब्याज। सर आरबीआई एक तरीके से लोन लेती है क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक हाँ से? हाँ, समझने के लिए हम इसको इतना बोल सकते हैं कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले रही है और उस पर जो ब्याज देगी वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। सर ऐसा हुआ है अभी तक, मतलब कभी? बिल्कुल होता है, खूब होता है। ठीक है, खूब होता है। सर ये सीआरआर एसएलआर वगैरह ये सारे वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत थे हाँ, ना? सीआरआर एसएलआर वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंतर्गत है। सर ये सारे ना मतलब रिवर्स रेपो तक बेसिकली रिवर्स CRR वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट में आपके पास सीआरआर और एसएलआर आएगा, ये बाकी चीजें अलग उसमें नहीं आएंगी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इतना हम लोग रखते हैं, इसको आप लोग देखिएगा, और कोई डाउट होता है तो हम लोग कल की क्लास में इसको डिस्कस करके इस चैप्टर को कल फिनिश कर लेंगे, है ना, जो बाकी बचे हुए हैं और जो बाकी इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, यस सर। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।